हमने आपको बताया था हीट क्या है, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है ना। इसका मात्रक क्या होता है? जूल या कैलोरी। हाँ, एक कैलोरी में कितना जूल? हाँ, एक कैलोरी में हमने बताया था एक कैलोरी 4.182 जूल, ये लिखे थे ना। या इसी को आप कह सकते हैं 4.2 जूल। क्लियर है? 4.2 जूल। हमने आपको बताया था सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। ऊष्मा के सुचालक और ऊष्मा के कुचालक। सुचालक क्या होते हैं ऊष्मा के? बताइए। हाँ, ऊष्मा के सुचालक का मतलब, ऊष्मा का सुचालक का मतलब होता था ऐसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सके, सही ना, उसको बोलते हैं ऊष्मा का सुचालक। कुचालक क्या था? ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से ना हो, उनको बोलते हैं कुचालक। हमने कहा था कि ऊष्मा संवहन की कितनी विधियां हैं? ऊष्मा संवहन की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन और संवहन पढ़ चुके थे, आज पढ़ना है विकिरण। विकिरण, रेडिएशन। विकिरण क्या है बताइए? विकिरण क्या होता है? विकिरण ऊर्जा के स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें कणों और तरंगों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें कण और तरंग के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। वह विधि, लिख सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण या ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा की हम बात कर रहे हैं ना, तो ऊष्मा लिखना था। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तरंग तथा किरणों के द्वारा होता है। तरंगों तथा किरणों के द्वारा होता है। यह ऊर्जा स्थानांतरण की सबसे धीमी प्रक्रिया है, तेज प्रक्रिया है? सबसे तेज प्रक्रिया है, ले लेना नोट करके। यह उस ऊर्जा स्थानांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया है। यह ऊर्जा ऊर्जा या ऊष्मा, ऊष्मा की बात करेंगे, ऊर्जा यानी ऊष्मा। या ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया है। सबसे धीमी प्रक्रिया कौन सी है ऊष्मा स्थानांतरण की? बताइए। ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी प्रक्रिया कौन सी है? चालन, संवहन, विकिरण में से ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी प्रक्रिया कौन सी है? चालन। चालन ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी प्रक्रिया है, लिख सकते हैं। तेज प्रक्रिया है, जबकि चालन ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया है। चालन सबसे धीमी प्रक्रिया है और विकिरण सबसे तेज प्रक्रिया है। संवहन कौन सा है? संवहन इसके बीच में है, सबसे कम चालन में, उससे ज्यादा संवहन में, उससे ज्यादा विकिरण में। जैसे सूर्य से जो प्रकाश हम लोगों को मिलता है वो किस विधि के द्वारा मिलता है? विकिरण विधि के द्वारा। समझ में आ गया ना? जैसे सूर्य के प्रकाश से जो हम लोगों को ऊष्मा मिलती है
वो विकिरण के द्वारा मिलती है। जैसे लिख लेना आप, जैसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊष्मा होती है वो किस विधि के द्वारा आती है? विकिरण के द्वारा आती है। अब इसकी चाल कम होती है ज्यादा? तो विकिरण की चाल कितनी होती है? विकिरण की जो चाल होती है वो सूर्य के प्रकाश के चाल के बराबर होती है, इसीलिए सबसे तेज प्रक्रिया है। तो सूर्य की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि तरंग और कण ये तो चल रहे हैं ना। तो सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸। तो विकिरण सबसे तेज प्रक्रिया है, जबकि चालन सबसे धीमी प्रक्रिया। ये एग्जाम में सवाल आता है कि निम्नलिखित ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी है? तो सबसे तेज प्रक्रिया विकिरण और सबसे धीमी प्रक्रिया चालन। किसी को दिक्कत इसमें? चलिए अगला लिखिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ऊष्मा संबंधी बात कर रहे हैं, ऊष्मा संबंधी। किरचॉफ ने कई नियम दिए है ना। अगर आप विद्युत पढ़ रहे तो वहां भी किरचॉफ का नियम है, तो वहां की बात नहीं करना है, ऊष्मा संबंधी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने क्या बताया कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। अवशोषक का मतलब जो ग्रहण कर ले, उत्सर्जक का मतलब जो दे। तो इन्होंने क्या बताया कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक है। लिख लेना ये चीज, इनका नियम क्या था? ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है, उत्सर्जक होता है। यानी जो अच्छा अवशोषक होगा वही अच्छा उत्सर्जक होगा। 3 चीजें हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है ना, कोई एक वस्तु है, तो ये क्या कर सकता है? जैसे अगर कोई भी मान लीजिए ऊष्मा आ रही है, तो ऊष्मा को एक काम कर सकता है, या तो ये पूरा पूरा पारगमित कर दे। पारगमित का मतलब आर पार कर दे, आर पार कर सकता है, ऊष्मा ना ग्रहण करे। दूसरा क्या हो सकता है? ऊष्मा को अवशोषित कर ले, अवशोषित कर ले। और तीसरा हो सकता है परावर्तित कर दे, परावर्तित। 3 ही हो सकता है ना, या तो अवशोषित कर ले, या परावर्तित कर दे, या पारगमित कर ले। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी चीज पे अगर कोई ऊष्मा पड़ रही है तो 3 काम तो कर सकता है, या तो कुछ भी मतलब नुकसान ना करे, ऊष्मा पड़ा दूसरे साइड से उसे निकल गया बीच में अवरोध आने पे, या ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी ऊष्मा अपने अंदर समाहित कर ले, जाने ना दे, या ऐसा हो सकता है जाने भी ना दे ना ले, सीधे लौटा दे। समझ में आ गया ना? जैसे भी लेंस और दर्पण पड़ रहे, दर्पण क्या कर रहा था? प्रकाश की किरण आती थी, उसको अगर आप पीछे की साइड में कलई कर दिए हैं तो प्रकाश की किरणों को लौटा देता था, जिसको बोलते थे परावर्तन। सीधे चला गया तो अपवर्तन, यही था ना। तो यहां 3 घटना हो सकती है, या तो सीधे चला जाए, या परावर्तित हो जाए, या फिर ना तो जाने दे ना परावर्तित करे, खुद ही समा जाए, पूरा खाना खा ले। समझ में आया ना भाई? जैसे मान लीजिए कोई चौकीदार हो, तो किसी राजा महाराजा के यहाँ कोई खाना जा रहा हो, तो चौकीदार क्या करेगा? 3 काम कर सकता है, या तो कहेगा कि जाने दीजिए पूरा, कुछ नहीं लेगा, या तो कहेगा कि खाना लौटा ले जाओ, आज राजा साहब नहीं खाना खाएंगे, या तो क्या कर सकता है? खुद खाना खा ले। ये ना 3 काम कर सकता है। तो वही 3 लिखा है कि अवशोषक का मतलब ग्रहण कर लेना, खुद ग्रहण कर ले। उत्सर्जक का मतलब जो ऊर्जा दे उसको बोलते हैं उत्सर्जक। तो इन्होंने क्या बताया? जो अच्छा अवशोषक होगा वही अच्छा उत्सर्जक होगा। यानी जैसे कहा जाता है ना कि जो अच्छा श्रोता होगा
वही अच्छा वक्ता भी होगा। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना, बैठ के सुनना पड़ेगा बड़े बड़े लोगों का विचार, तब आप बोल पाएंगे। तो वही चीज इन्होंने भी कहा, जो अच्छा अवशोषक वही अच्छा उत्सर्जक। अब अगर जैसे हम सतह की बात करें तो सतह कितने प्रकार के हो सकते हैं? सतह सतह दो प्रकार के रख सकते हैं ना, एक समतल, एक खुरदुरा, यानी चिकनी सतह और खुरदुरा सतह। तो अगर हम सतह की बात करें तो एक हो सकता है खुरदुरा सतह और दूसरा हो सकता है चिकना सतह। तो आप बताना, जो खुरदुरा सतह होगा ये उष्मा का अवशोषक होता है कि उत्सर्जक होता है? या मतलब जो अवशोषक होगा कि परावर्तक होगा? खुरदुरी सतह उष्मा का अवशोषक होता है कि परावर्तक होता है? अवशोषक होगा। लिख लेंगे खुरदुरी सतह, यह उष्मा का अवशोषक होता है। अब अगर अवशोषक होगा तो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ये तो उन्होंने बताया ना कि जो अच्छा अवशोषक होगा वो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो यह उष्मा का अवशोषक होता है तथा अच्छा उत्सर्जक भी होता है। यह उष्मा का अच्छा अवशोषक तथा अच्छा उत्सर्जक होता है। क्लियर है ना? जो चिकना सतह होगा वो क्या होगा? ये परावर्तक होगा, अच्छा अवशोषक नहीं होगा। यानी जो चिकना सतह होगा ये अच्छा अवशोषक नहीं होगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये अवशोषक क्या होगा? अवशोषक अच्छा होगा ना, अच्छा होगा। उत्सर्जक उत्सर्जक भी अच्छा होगा, लेकिन परावर्तक खराब होगा। ये तीन कंडीशन है ना। उसी प्रकार से जो चिकना सतह होगा ये उत्सर्जक होगा, उत्सर्जक खराब होगा, यानी अच्छा उत्सर्जक नहीं होगा। अवशोषक अवशोषक भी इसका खराब होगा, यानी अच्छा अवशोषित नहीं करेगा। परावर्तक अच्छा होगा, परावर्तक अच्छा होगा। समझ में आ गया ना? यहां हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया, यहां सीधे सीधे हमने ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि आपको सीधे सीधे समझना है कौन अच्छा उत्सर्जक होगा कौन अच्छा अवशोषक होगा। तो जो अच्छा उत्सर्जक वही अच्छा अवशोषक, जो परावर्तक होगा वो उत्सर्जक और अवशोषक नहीं होगा। अच्छा, किसी को दिक्कत है इसमें? अब अगर हम बात करें रंग की, अगर हम रंग की बात करें तो रंग में सभी जानते हैं कि जो काले रंग होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक भी हैं, अवशोषक है ना, ऊष्मा को अच्छा अवशोषित करता है। और जो सफेद रंग होते हैं वो ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। काला ऊष्मा को ग्रहण करता है या अवशोषित करता है और सफेद ऊष्मा को परावर्तित करता है। तो इसको लिख लेना नोट करके। काला या डार्क रंग, डार्क का मतलब गहरा रंग, गहरा रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अवशोषक होते हैं, जबकि सफेद या हल्के रंग ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। यानी जो सफेद रंग होगा या हल्का रंग होगा ये ऊष्मा को ग्रहण नहीं करेगा, परावर्तित कर देगा। और जो काला रंग होगा या गहरा रंग होगा ये ऊष्मा को ग्रहण करेगा। समझ में आ गया ना?
इसीलिए लोग कहते भी हैं, आप सवाल आता है एग्जाम में कि ठंडी में सफेद रंग की अपेक्षा काला रंग पहनना ज्यादा आरामदायक होता है, या गर्मियों में काले रंग की अपेक्षा सफेद रंग का कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदायक होता है, गर्मी का एहसास कम होता है। क्यों? रीजन यही है कि जो काला रंग होगा ये उष्मा का अच्छा अवशोषक होगा। उष्मा अगर ग्रहण करेगा, सूर्य की रोशनी को ग्रहण करेगा तो आपको गर्मी महसूस होगा। इसलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप सफेद नहीं पहन पा रहे हैं तो मतलब हल्का कपड़ा पहनिए जिसका रंग हल्का हो, सही ना, डार्क मत पहनिए, तो उससे आपको गर्मी से थोड़ा सी राहत मिल सकती है। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण कहां कहां देखने को मिलता है? उदाहरण जैसे पहला उदाहरण तो ये देखने को मिलता है जो भी हमने बताया है कि गर्मियों में काले रंग की अपेक्षा सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है ना। तो पहला ही लिखेंगे, गर्मी में काले रंग की अपेक्षा सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है। क्यों होता है? कारण समझ में आ गया होगा सबको। एग्जाम में ये थोड़ा आएगा, एग्जाम में लिख के आएगा प्रश्न कि गर्मियों में काले रंग की अपेक्षा सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है, और ऑप्शन लिखा होगा क्यों, आगे लिखा होगा क्यों। तो ऑप्शन लिखा होगा काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है जबकि सफेद रंग ऊष्मा का उत्सर्जक होता है। समझ में आ गया ना? इसी टाइप से चारों बदल बदल के कुछ ना कुछ लिखा होगा। और आपको लगाना क्या है कि जो काला रंग होता है ये ऊष्मा का अवशोषक होता है जबकि सफेद रंग ऊष्मा का परावर्तक होता है। यही ऑप्शन अच्छा है। और दूसरा आपने देखा होगा जो भूज लोग होते हैं, भूज या जो मूंगफली भूजने वाले होते हैं, से ना, जो मूंगफली भूजने वाले होते हैं वो नमक में या बालू में मूंगफली को भूजते हैं ना। तो नमक या बालू में क्यों भूजते हैं? क्यों? हाँ, खाने में नमकीन लगेगा ना, मूंगफली नमक में भूजते तो अच्छा लगता है, इसलिए भूजते हैं। बताइए, प्रकाश का उस समय क्या काम? हाँ, नमक या बालू में इसलिए भूजते हैं। तो अभी हमने यही पढ़ा ना कि जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होगा, जो बालू है या नमक है या खुरदुरा सतह है, चिकना सतह तो है नहीं, तो खुरदुरा सतह होगा तो ऊष्मा का अवशोषक होगा, यानी ऊष्मा को जल्दी ग्रहण कर लेगा, जल्दी हीट हो जाएगा, यानी उसका ईंधन कम लगेगा। ईंधन को बचाने के लिए, समझ में आ रहा ना, मूंगफली जल्दी गर्म नहीं होगा, बालू जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि बालू में ही मूंगफली डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है। समझ में आ गया ना? जल्दी गर्म हो जाए इसके लिए उसमें बालू डाल के भूजते हैं या नमक डाल के भूजते हैं। अब दूसरा काम क्या करेगा, इसे हम लोग जब मार्केट जाते हैं अभी, तो आदमी क्या कहेगा, 100 ग्राम 50 ग्राम मूंगफली लीजिए, तो आदमी गर्म देखता है कि गर्म है कि ठंडा है, सही ना, क्योंकि गर्म मूंगफली अच्छा लगता है ठंडे की तुलना में। तो गर्म जब देखेगा तो उसका गर्म भी तो होना चाहिए। अब पता चला आप 100 ग्राम मूंगफली दीजिए, उसका वो ठंडा हो गया है, तो बार बार गर्माएगा तो उसका ईंधन ज्यादा लगेगा। अब बालू में जब होगा तो बालू गर्म रहेगा काफी देर तक, क्योंकि उसने ऊष्मा एक बार ग्रहण कर लिया है। अब ऊष्मा ग्रहण कर लिया है तो बालू काफी देर तक गर्म रहेगा। अब जब बालू काफी देर तक गर्म रहेगा तो अपनी ऊष्मा फिर बाद में मूंगफली को देता भी रहेगा। इसका मतलब जल्दी मूंगफली ठंडा नहीं होगा। से एक बार अगर भूज लिया तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक वो मूंगफली गर्म ही बना रहे, क्योंकि बालू में रखा है। तो बालू जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा का जो अच्छा अवशोषक होगा वो अच्छा उत्सर्जक भी होगा, आवश्यकता पड़ने पर ऊष्मा देगा भी। तो मूंगफली का काम यही है ना कि बालू जल्दी से गर्म हो गया, उसका गैस बच गया, बंद कर देगा। अब क्या करेगा, अपनी ऊष्मा धीरे 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 मूंगफली को देता रहेगा, मूंगफली काफी देर तक गर्म रहेगी। समझ में आ गया ना? तो दूसरा कारण क्या है कि मूंगफली
बालू या नमक में भूजा जाता है। क्यों भूजा जाता है? क्योंकि बालू या नमक ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और अच्छा उत्सर्जक भी है, दोनों काम करता है। अगला लिखेंगे मूंगफली को बालू अथवा नमक में भूना जाता है। भूना जाता है। मूंगफली को बालू अथवा नमक में भूना जाता है। कारण समझ में आ गया होगा। और बताइए, धूप वाला छाता देखे हैं? धूप का छाता। हाँ, धूप के छाता का रंग कैसा होना चाहिए? ऊपर व्हाइट नीचे काला, ये होता है ना? क्यों होता है? हाँ, ऊपर का रंग जब सफेद होगा तो जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी उसको परावर्तित कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि 100% परावर्तित नहीं कर पाया, 2-4%, 10% उसमें आ गया, सही ना, आवृत हो गया, अंदर आ गया, तो काला वाला क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, धूप नहीं लगेगा। तो अगला लिखना कि धूप के छाते का रंग ऊपर सफेद, बात मत करिए, सफेद तथा नीचे काला होता है। धूप के छाते का रंग ऊपर सफेद और नीचे काला होता है। ये चीज समझ के लिखना, नहीं तो एग्जाम में उल्टा लगा देते हैं लोग। एग्जाम में आएगा कि धूप के छाते का रंग होता है ऊपर काला नीचे सफेद, नीचे काला ऊपर सफेद, मतलब काला या सफेद कहीं भी या किसी भी रंग का। समझ में आ गया ना? ये 4 ऑप्शन इसी टाइप का लिखा होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऊपर सफेद होगा, क्योंकि पहला काम है परावर्तित करना, अंदर नहीं आना चाहिए धूप। अब अगर आपने ऊपर काला लगा दिया तो सही है, ऊपर अगर काला लगा देंगे तो क्या करेगा? वो ऊष्मा को ग्रहण ही कर लेगा, सही ना? तो छाते गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा धीरे धीरे आदमी क्या, घमछैया लग रहा है, उमस हो रहा है, कहता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए? ऊपर सफेद और नीचे काला होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। अब एक सवाल ये भी आता ना, मतलब कि काले आदमी को ज्यादा गर्मी लगता है कि गोरे आदमी को? किसको ज्यादा गर्मी लगेगा? काले आदमी को। काले आदमी को ज्यादा गर्मी लगेगा ना, क्योंकि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। इसीलिए देखिए प्रैक्टिकली है, हंसना नहीं चाहिए, ये आप प्रैक्टिकली भी देखते हैं। जैसे भैंस है और गाय है, भैंस काली होती है ना और गाय सफेद होती है। आप जिसके यहाँ भी गाय या भैंस नहीं होगा तो आप गांव में देखना, जब गर्मी का सीजन आएगा तो भैंस को ज्यादा पानी चाहिए, सही ना? भैंस को लोग चराते भी है, नदी में नहरा में चराते हैं और नहरा में बैठी रहती 2-3 घंटा, सही ना, कीचड़ लगा के, यानी उनको गर्मी ज्यादा लगता है। जबकि जो गाय होती है उनको दिन भर में 1-8 बाल्टी पानी से नहवा दिए, काम खत्म। जब आदमी भैंस नहवाता तो फिर टिल्लू पंप चला के नहवाता है, या तो नहरा में लेके जाता है, नदी में लेके जाता है। इसका मतलब काले आदमी को गर्मी ज्यादा लगता है और गोरे आदमी को कम लगता है, सही ना? ये हम नहीं कह रहे, ये हाँ किरचाफ ने बताया था कि जो काला आदमी होगा, सही ना, उनको गर्मी ज्यादा लगेगा, गोरे आदमी को कम लगेगा। अब एक सवाल आया था, ये चीज एक सवाल आया था ना कि जो काला आदमी होगा, नीट के पेपर में उसमें बहुत डीपली पूछा था, तो उसमें ये लिखा था कि जो काला आदमी होगा उसको गर्मी भी ज्यादा लगेगा और ठंडी भी ज्यादा लगेगा। कब लगेगा ठंडी? जनरली तो ठंडी कम लगेगा भाई, ठंडी के सीजन में उस काला रहेगा तो उसमें लेगा। इसीलिए जो हम लोग कपड़ा उपड़ा पहनते हैं वो काले कलर का पहनते हैं ठंडी में ना। जैकेट देखना काला ज्यादा आता है, सफेद जैकेट जल्दी कोई नहीं पहनता, है ना? लेकिन अभी जब गर्मी आएगा तो हर आदमी सफेद पहनने लगता है, शर्ट सफेद पहनता है, क्योंकि जो कंपनी बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, वो इतना जानते हैं कि इसको पहनने से उतना, मतलब क्योंकि आजकल फैशन का जमाना है, तो फैशन वाले जमाने की बात अलग है, आदमी कुछ भी पहन सकता है, सही ना? लेकिन साइंटिफिक रूप से गर्मी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सफेद, या ना सफेद पहन पाइए, घर वाले मारे कि सफेद ज्यादा गंदा हो जाता है, धोने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा कलर वाला पहनिए, हल्का कलर वाला, और जबकि ठंडी में डार्क पहनिए। क्योंकि अभी आप सफेद कपड़ा पहनने जाएंगे तो घर वाले कहेंगे ना सफेद ले आए हैं, बहुत गंदा होगा। तो साइंटिफिक क्या कहता है कि सफेद गर्मी में और ठंडी में
काला कपड़ा। क्लियर रहेगा ना चीज। तो हमने क्या बताया कि जो काला आदमी होगा उसको गर्मी भी ज्यादा लगेगा और ठंडी भी ज्यादा लगेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए रात का सीजन है, आदमी को ठंडी कब लगता है? ठंडी मतलब किस कारण से लगता है? टेम्परेचर, क्योंकि सभी अंदर टेम्परेचर का आदान प्रदान होता है ना, टेम्परेचर भी बिल्कुल सही समान अवस्था में रहता है। जैसे वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपके शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो आपका शरीर ऊष्मा देगा। जब आपके शरीर से ऊष्मा निकलता है तभी तो आपको ठंडी लगता है। अगर शरीर से ऊष्मा निकल रहा है तो ठंडी लगेगा, और शरीर में अगर वातावरण की ऊष्मा आ रही है तो गर्मी लगेगा। क्लियर है ना ये चीज। जब गर्मी के सीजन में वातावरण का तापमान ज्यादा हो जाता है, जब वातावरण का तापमान ज्यादा हो जाएगा, जैसे हम लोग का शरीर का तापमान कितना है, औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। अब 37 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी के कब गर्मी में कितना हो जाएगा? 42, 46, 47, 48 ऐसे रहेगा ना, 40 और 37 है। अब जैसे ही 37 से ज्यादा तो वो आपको ऊष्मा देगा। जब ऊष्मा देगा तो आपको लगेगा गर्मी हो रहा है। ठंडी में क्या हो जाएगा? वातावरण का तापमान कम, जब 37 से कम तो आप ऊष्मा देंगे, तो आपके शरीर से ऊष्मा निकलेगा तो आपको फिर क्या होगा? ठंडी लगेगा। जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ये एक प्रकार से ऊष्मा को रोकने के लिए पहनते हैं, सही ना। कपड़ा पहनने से गर्मी ठंडी थोड़ा लग रहा, कपड़ा पहनने से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। इसीलिए जो ऊनी कपड़ा है वो ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक की कुचालक? ऊष्मा का कुचालक है। समझ में आ गया ना। इसीलिए जब ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, आपको फिर गर्मी लगने लगता है। हाँ 37 नॉर्मल है ना। 37 अगर है तो फिर आदमी का कहेगा कि आपको बुखार नहीं है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो आदमी कहेगा फिर आपको बुखार है। लेकिन जो बुखार नापते हैं वो सेल्सियस में नहीं नापते डॉक्टर लोग, किसमें नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। तो आदमी का जो बुखार होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस जो आदमी का सामान्य तापमान होता है। मनुष्य का सामान्य तापमान ये एग्जाम में पूछता है। भी आगे हम लोग चैप्टर में चर्चा करेंगे। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310.15 केल्विन, ये मनुष्य का सामान्य तापमान होता है तीनों पैमाने पर, ठीक ना। और एग्जाम में ये सवाल आता है क्योंकि तीनों लिखा हमने, तीनों लिख दिया। 37 डिग्री सेल्सियस होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में कितना होता है? 310.15 केल्विन। यह मनुष्य का सामान्य तापमान है। इससे अगर ज्यादा होगा तो फिर बुखार है। तो डॉक्टरी लोग किस में नापते हैं? डॉक्टर इस पैमाने में नापते हैं। जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में नापता है, सेल्सियस में नहीं नापता। तो काले आदमी को जो है ज्यादा ठंडी भी लगेगा, क्योंकि जब पता रात का सीजन होगा तो क्या करेगा? ऊष्मा निकालेगा भी तो ज्यादा नहीं निकालेगा। किरचाफ नहीं तो होता है ना कि अच्छा शोषक अच्छा उत्सर्जक है। तो जो काला आदमी होगा वो दिन में गर्मी तो कम लगेगा, मतलब ठंडी तो कम लगेगा, दिन में क्या होगा? ऊष्मा को ग्रहण करेगा। लेकिन जैसे ही अंधेरे में गया जहां ऊष्मा नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? ऊष्मा निकलेगा भी उसके शरीर से ज्यादा। समझ में आ गया ना। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए, लगा लेंगे ना सब। चलिए आगे लिखिए। ये टॉपिक समझ में आया सबको? इसी में एक और लिख लेना, छूट गया, एक और लिख लेना आप उदाहरण में कि पॉलिश किए हुए जूते बिना पॉलिश किए हुए जूते की तुलना में कम गर्म होते हैं। समझ में आ गया ना। एग्जाम में ये भी पूछा है, लिख सकते हैं आप। बिना पॉलिश किया हुआ जूता पॉलिश किए हुए जूते की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। यानी बिना पॉलिश वाला ज्यादा गर्म होगा, पॉलिश वाला कम गर्म होगा। समझ में आ गया ना। मतलब जैसे भी मन करे आपका उल्टा सीधा लिखिए, फिर सिर्फ ये लिखना है कि पॉलिश वाला कम गर्म होगा, बिना पॉलिश वाला ज्यादा गर्म होगा।
एग्जाम में सवाल पूछता है कि बिना पॉलिश किया हुआ जूता पॉलिश किए हुए जूते की तुलना में हाँ जल्दी गर्म हो जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि जब पॉलिश हो जाएगा तो सदा चिकना हो जाएगा, तो उष्मा का परावर्तक होगा, इसलिए जल्दी गर्म नहीं होगा। अच्छा, अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाए तो उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम किसी वस्तु का ताप बढ़ा दें, किसी वस्तु का ताप ज्यादा कर दें, ज्यादा, तो आयतन क्या होगा? आयतन ज्यादा होगा कि कम होगा? ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा कि घटेगा कि समान रहेगा? बताइए। आयतन बढ़ेगा। अगर आप किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसका आयतन, आकार बढ़ेगा। आयतन का मतलब आकार बढ़ जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना, रेल की पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि गर्मी के सीजन में उसके आकार में वृद्धि होगा, इसलिए तो छोड़ते हैं ना। और ठंडी के सीजन में क्या होगा? आकार उसका कम होगा, और अगर खाली स्थान नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, तो चिटक जाएगा। गर्मी के सीजन में क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। जैसे अगर आपने दोनों साइड से फिक्स कर दिया किसी भी तार को, और जब नीचे हीट करेंगे तो ये तार ऐसे टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब उसका आकार बढ़ रहा था, अब जगह तो है नहीं साइड में, तो क्या करेगा? उसी में टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा। और अगर यही ठंडी का सीजन होगा और आपने दोनों साइड से फिक्स कर दिया, तो ये जब छोटा होगा तो बीच में इसे चिटक जाएगा। इसीलिए रेल की पटरियां जब बिछाई जाती है तो एक पटरी बिछाया जाएगा, फिर थोड़ा सा सारे से छोड़ छोड़ के बिछाया जाता है, ताकि ठंडी के सीजन में ये एडजस्ट हो जाए, और गर्मी के सीजन में अगर गर्मी के सीजन में भी एडजस्ट हो जाए ना, फैल जाए तो भी जगह खाली फैल जाएगा, और ठंडी के सीजन में थोड़ा सा सिकुड़ेगा भी, तो पटरियां टूटेंगी नहीं, चिटकेंगी नहीं। समझ में आ गया ना? इसीलिए जो भी लाइन आप देखते हैं, बिजली का लाइन, उसमें भी ना झोल रहता है तार में, बिल्कुल टाइट नहीं करते तार। कभी भी तार देखिए तो गांव वाला जो आपके खंभे पे तार रहता है, थोड़ा सा ऐसे झोल रहता है बिल्कुल। अब ऐसा अब हम लोगों को लगता है कि मशीन लाते बिल्कुल टाइट कर देते तो सही रहता, झोल मार रहा है तार, फिर ना दिक्कत हो रहा है। इसीलिए उसको थोड़ा सा झोल ही रखते हैं। रीजन ये है कि जैसे ही ठंडी आएगा ये तानेगा, और जब टाइट होगा तो दो चांस है, या तो तार ब्रेक कर जाएगा, और कहीं खंभा थोड़ा सा गड़बड़ है तो दोनों खंभे आपस में टूट जाएंगे, मतलब दोनों में से कोई एक टूट के सड़ जाएगा। टूटने का चांस होगा ना भाई, जो कमजोर पड़ेगा वो टूट जाएगा। तो मैक्सिमम चांस ये रहता है, खंभा तो नहीं टूटता लेकिन तार टूट जाते हैं ठंडी के सीजन में। इसलिए ये झोल कर देते हैं, ताकि ये जब टाइट हो तो इतना झोल रहे कि टाइट होने के बाद भी खंभों पर या तार पर असर ना पड़े। तो किसी भी वस्तु का अगर ताप ज्यादा होता है तो आयतन क्या हो जाएगा? ज्यादा। यानी हम ये कह सकते हैं, जो ताप अगर ज्यादा तो आयतन क्या होगा? आयतन भी हो जाएगा ज्यादा। अब अगर ताप ज्यादा तो आयतन ज्यादा, तो ताप ज्यादा होने से घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? यानी अगर ताप ज्यादा तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। घनत्व कम होगा ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये पढ़े हैं ना। अब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान तो फिक्स होगा, 1 किलो 2 किलो 5 किलो। आयतन ज्यादा हो गया, जैसे ही आयतन ज्यादा होगा घनत्व का मान कम हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव वाले सवाल हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है कि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ जाएगा, यानी आकार बढ़ेगा। ताप ज्यादा तो आकार क्या होगा? आकार बढ़ेगा, ज्यादा होगा। अब अगर आकार ज्यादा तो आयतन ज्यादा, और अगर आयतन ज्यादा तो घनत्व कम। ये सभी पदार्थों में होता है। सभी का मतलब सामान्य तौर पे आपको एग्जाम में यही लगाना है। किसी को दिक्कत है यहां तक? ताप बढ़ाने से आयतन ज्यादा हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। अब अगर इसी का उल्टा पूछ लेगा कि किसी वस्तु को अगर ठंडा किया जाता है तो उसके आकार में कमी आएगी, सही ना? आयतन में क्या होगा? कमी आएगी, घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन आप पानी के असामान्य गुण
पानी, पानी के असामान्य गुण, यानी जो पानी है इसका जो नेचर है ये अलग है, सभी पदार्थ की तरीके से नहीं है। जब पानी का आप ताप बढ़ाएंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा ये कह पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पानी को दो पार्ट में बांट दिया गया, जिसे हम सभी जानते हैं पानी का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लेते हैं कि कोई पानी है 0 डिग्री सेल्सियस से हमको कहां तक ले जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक या 90-99 तक ले जाना है, तो बीच में एक टेम्परेचर ऐसा आएगा 4 डिग्री सेल्सियस, बीच में एक टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो पार्ट में व्यवहार करेगा। जब आप 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करेंगे, सही ना, गर्म करेंगे, तो इसके आयतन में कमी आएगी। समझ में आ गया ना? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी के आयतन में क्या होगा, आयतन में कमी आएगी। अब आयतन में अगर कमी आएगा तो घनत्व में वृद्धि होगा, उल्टा होगा ना, यानी आयतन कम होगा, जिसका मतलब है घनत्व में वृद्धि होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही 4 से 100 की तरफ चलेंगे, 4 से 100 की तरफ, जब आप 4 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, लेकिन घनत्व कम होगा। इसका मतलब इसके आगे तो जैसे सारे व्यवहार करते थे ये भी व्यवहार करेगा, यानी 4 के आगे जब गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, अभी उसमें भी बढ़ रहा था ना सब में, और इसमें भी बढ़ेगा, घनत्व वहां भी कम हो रहा था, यहां भी कम होगा। लेकिन पानी में क्या होगा, जब 4 के पहले होगा तो 0 से 4 तक आयतन कम होगा और घनत्व बढ़ जाएगा। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आ गया ना? ये लोग रटे भी हैं, तो ये चीज आप लिख लेना नोट करके, एग्जाम में पूछता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पानी का घनत्व अधिकतम होगा कई डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का घनत्व कितना होता है, इसको हम कई बार बता चुके हैं। पानी का घनत्व कितना होता है, हाँ, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये होता है ना पानी का घनत्व। पानी का घनत्व ये आपका होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जबकि बर्फ का घनत्व कितना होता है, बर्फ, हाँ, का घनत्व 900 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये होता है ना। किसी को दिक्कत हो यहां तक बताइए? यानी जो बर्फ का घनत्व होता है ये पानी के घनत्व का 9/10 होता है। इस चीज को ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का 9/10 होता है। इसका मतलब जब बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा घटेगा, बताइए?
आयतन बढ़ जाएगा, बर्फ का आयतन ज्यादा, पानी का आयतन कम होगा। इसीलिए जब आप कभी ठंडा या कोल्ड ड्रिंक अगर आप देखिए, वही 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक जब जम जाता है तो पूरा ढक्कन उक्कन तक पहुंच जाता है ना पानी। इसीलिए कभी भी पानी वानी को आपको उसमें जब भी बोतल में भर के अपने फ्रिज या फ्रीजर में रखिए, थोड़ा कम रखिए, नहीं तो बोतल फटने का चांस होगा। इसीलिए सवाल भी आता है कि ठंडी के सीजन में नल का पाइप फट जाता है, क्यों? रीजन ये है कि जब ठंडी का सीजन होगा तो पानी जमेगा, और अगर पानी ज्यादा ठंडी हो गया तो पानी जमेगा, पानी अगर जमेगा तो आयतन बढ़ेगा, और अगर आयतन बढ़ेगा तो पाइप फट जाएगा। समझ में आ गया ना सबको? तो ठंडी के सीजन में नल की पाइप क्यों फट जाती है? क्योंकि आयतन उसका बढ़ जाएगा, जब आयतन बढ़ेगा पानी का तो पाइप फट जाएगा। किसी को दिक्कत है यहां तक? तो ये पानी का असामान्य गुण है, यानी जब पानी को गर्म करेंगे 0 से लेके, सवाल कैसे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक यदि पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, तो आपको लिखना है उसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ये तो हुआ ना, 0 से 100 तक जाने में पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, जबकि घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये चीज ध्यान रखना, 0 से 100 तक चलने में ये कहानी होगा। किसी को दिक्कत है यहां तक? समझ में आया ना सबको? चलिए आगे कल पढ़ाई।